नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी को मिली धमकी की, गुजरात बीजेपी की टेंशन की, जानेंगे हिमाचल बीजेपी को क्यों सता रहा हार का डर, आरजेडी से क्यों नाराज चल रहे हैं जगदानंद सिंह, बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे की, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी निजी सैटेलाइट लॉन्च की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, ट्वीट कर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन लाखों पद क्यों पड़े हैं खाली। एक बार फिर हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। तमिलनाडु के अरोक्कोणम में बछड़ा आया ट्रेन की चपेट में। इसी महीने दक्षिण भारत में शुरू हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला हुआ रद्द। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारी बारिश के चलते नहीं हो पाया टॉस। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 87 अंकों की गिरावट के साथ 61,663 पर हुआ बंद। निफ्टी 36 अंकों की गिरावट के साथ 18,307 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और पार्टी को सफलता भी मिल रही है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इस बात के संकेत दिए हैं कि विरोधियों को कांग्रेस की बढ़ती मजबूती रास नहीं आ रही है। आखिर क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हर दिन नई कहानी लिख रही है और आम जनता के बीच जाकर अपनी खोई हुई पहचान वापस पा रही है। इतना ही नहीं, पार्टी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा का काफिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया और पार्टी में हलचल पैदा कर दी। इतना ही नहीं, इस घटना ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि विरोधियों को कांग्रेस की बढ़ती मजबूती रास नहीं आ रही है। दरअसल राहुल गांधी को धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें राहुल गांधी की इंदौर पहुंचने पर जान लेने की बात लिखी हुई है। आपको बता दें, ये पत्र जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर मिला है। पत्र मिलने के बाद इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच पत्र छोड़ने वाले की तलाश में जुट गए हैं। इस पत्र ने सभी को हैरान कर दिया है। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विरोधी धमकी देकर कांग्रेस की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि इस साजिश के पीछे कौन है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 72वां दिन था और आज यात्रा सुबह 6 बजे बालापुर के कुप्ता जिला परिषद स्कूल से शुरू हुई और दोपहर तक शेगांव पहुंची, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रसिद्ध संत गजानन महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा के सुबह के सत्र में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी राहुल गांधी के साथ शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की थी। कांग्रेस ने लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा में महात्मा गांधी के परपौत्र श्री तुषार गांधी शामिल हुए। वैसे भी इतिहास गवाह है, मुश्किल में घिरे देश को बचाने गांधी नेहरू हमेशा साथ आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपने मकसद में कामयाब हो रही है। यात्रा को लोगों के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड के कई जाने माने चेहरों ने भी राहुल का हौसला बढ़ाते हुए उनके साथ पैदल मार्च किया। इसके अलावा आज एक बार फिर राहुल गांधी आम जनता से मुखातिब हुए और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही कल यानी 73वां दिन काफी खास है, क्योंकि कल यानी 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ महिलाएं ही पदयात्री होंगी, जिसकी जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दी है। राहुल गांधी को जान लेने की धमकी दी गई है, जिसने पार्टी में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इस धमकी ने कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ा दी है। वैसे टेंशन में तो इस समय गुजरात बीजेपी भी है, क्योंकि मतदान की तारीख में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन बीजेपी के बागियों की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। गुजरात का चुनावी तापमान इस वक्त काफी हाई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में इस बार कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में अपनी किस्मत आजमा रही है। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से गुजरात में तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करते हुए ईशुदान गढ़वी को सीएम चेहरे के रूप में पेश कर दिया है। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि गुजरात में वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल ही बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे। चुनाव से पहले गुजरात की जनता का मूड जानने के लिए कई एजेंसियां लगातार सर्वे करा रही हैं और इन्हें अलग अलग चैनलों पर दिखाया जा रहा है और इन सर्वों ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी की बगावत और पुराने नेताओं के टिकट काटने से पार्टी को जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है और बगावत का सीधा फायदा विपक्षी दलों को मिल रहा है। कई सीटों पर पार्टी नेताओं ने खुली बगावत कर रखी है, तो कई सीटों पर पार्टी उम्मीदवार भीतराघात का सामना कर रहे हैं। जिन दिग्गज नेताओं का टिकट काटा है या चुनाव प्रचार करने मैदान में नहीं उतर रहे हैं, दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि कई नेताओं ने
अपने समर्थकों से बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए काम करने को कहा है, जिस कारण से 24 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार सत्ता में वापसी करना मुश्किल दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने भी गुजरात में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बहरहाल गुजरात में कौन बाजी मारेगा, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। अमित शाह पूरी तरह गुजरात पर फोकस कर रहे हैं और बागियों को मनाने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है, जिससे बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि बागियों से चुनाव में नुकसान हो सकता है। और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी के ही सीएम जयराम ठाकुर का है। उनका ये बयान हिमाचल में मतदान के बाद सामने आया है। आखिर क्या है इस बयान के मायने, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणामों से पहले ही बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। चुनाव में बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि इस बार हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ सीटें पार्टी जीतेगी। 3.5 दशक से चली आ रही परंपरा टूटेगी। राज्य की 68 में से 50 सीटें जीतने का दावा बीजेपी के दिग्गज नेता करते दिख रहे थे, लेकिन वोटिंग के बाद उनके सुर बदलने लगे हैं। राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने वोटिंग के तुरंत बाद कहा था कि हम भारी बहुमत से आ रहे हैं। इस बीच तमाम मीडिया चैनलों के लिए एग्जिट पोल भी कराए गए हैं। इन पोल के नतीजे 5 दिसंबर को बताए जाएंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने अपने सोर्स से जो जानकारी हासिल की है उससे उनकी नींद उड़ गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के दिग्गज अपनी सीटों पर कांटे के मुकाबले में फंस गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है और 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर तो मुकाबला इतना करीबी है कि सीट किधर जा सकती है। दरअसल हिमाचल में अधिकांश सीटों पर वोटरों की संख्या 1 लाख के आसपास है, जिस कारण से यहां हार जीत का अंतर बेहद कम रहता है। 2 दर्जन के करीब सीटों पर हार जीत का मार्जिन 2000 से कम वोटों का रहता है और इन रुझानों ने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जयराम ठाकुर भी अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है और कोई एक तरफा नहीं जीत रहा है। साफ है, जयराम ठाकुर ने यह मान लिया है कि कांग्रेस हिमाचल में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि 45 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रहे हैं। जयराम ठाकुर भले ही कांटे की लड़ाई की बात कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेता बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच जयराम के करीबी अधिकारी भी राज्य छोड़कर केंद्र की सेवा में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से एनओसी भी ले ली है। संकेत बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हिमाचल में मुश्किल में दिख रही है। हिमाचल में जब से मतदान हुआ है, हर दिन बीजेपी नेताओं के बयान बदल रहे हैं और पार्टी मान रही है कि उसे बगावत का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे सब कुछ ठीक तो इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल में भी नहीं चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही पार्टी से दूरी बना ली है, जिसके बाद लालू यादव ने कड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। लालू यादव किडनी के इलाज के लिए जल्दी ही सिंगापुर जाने वाले हैं, लेकिन सिंगापुर जाने से पहले वो पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की तैयारी पूरी हो गई है। लालू यादव जगदानंद सिंह की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश आरजेडी की कमान सौंपने का मन बना चुके हैं। दरअसल 2 अक्टूबर को नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के ऐलान के बाद से जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं आए हैं। रोज पार्टी कार्यालय आने वाले जगदानंद के बदलते तेवरों से ही साफ हो गया था कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे से वो नाराज हैं। सुधाकर सिंह जगदानंद के ही बेटे हैं। नाराज जगदानंद दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। 2 दिन पहले वो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पटना आए थे। इस दौरान वो लोगों से मिले, लेकिन पार्टी कार्यालय नहीं गए और वापस अपने गाँव लौट गए। प्रदेश अध्यक्ष के पार्टी कार्यालय में न आने के चलते प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति तक नहीं हो पा रही है। राज्य में पार्टी के कामकाज में रुकावट आ गई है। ऐसे में अब लालू यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को ही बदलने का मन बना लिया है। दरअसल जगदानंद सिंह लालू यादव के बेहद करीबी हैं, लेकिन नीतीश कुमार से उनके रिश्ते शुरुआत से ही तल्खी भरे रहे हैं और लालू यादव भी नहीं चाहते कि जगदानंद के चलते बिहार में महागठबंधन सरकार मुश्किल में फंस जाए। इसलिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम तय कर लिया है। सिद्दीकी लालू परिवार के वफादार हैं और वो कई मौकों पर इसे साबित भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार की भी वो पसंद हैं। साथ ही एआईएमआईएम से आरजेडी को जो चुनौती मिल रही है, उसके खिलाफ भी सिद्दीकी लालू की रणनीति में फिट बैठ रहे हैं। हाल ही में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार 12,000 वोट ले गया था, जिस कारण से आरजेडी उम्मीदवार को हार मिली थी। अब लालू इस तरह का नुकसान आगे उठाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि लालू यादव सिंगापुर जाने से पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम का ऐलान कर देंगे। जगदानंद और सीएम नीतीश कुमार के बीच की तल्खियां किसे फायदा पहुंचाएंगी और किसे नुकसान, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन दावा है कि जल्द ही आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। वैसे नया अध्यक्ष तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मिलने वाला है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है।
जम्मू कश्मीर की सियासत में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीनगर में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की। फारूक ने कहा, मैं अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। पद के लिए 5 दिसंबर को चुनाव होगा। अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभाले। पार्टी का कोई भी सदस्य इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में खास मुकाम रखने वाले फारूक अब्दुल्ला ने अब ये जिम्मेदारी अपने कंधों से उतारकर बेटे उमर अब्दुल्ला के हाथों में सौंपने का मन बना लिया है। फारूक अब्दुल्ला पहली बार 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनका स्वास्थ्य उन्हें अब पार्टी का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं देता। आपको बता दें कि नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 5 दिसंबर को होना है, जिसमें उमर अब्दुल्ला उत्तराधिकारी होंगे। खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने फारूक अब्दुल्ला के पद छोड़ने की पुष्टि की है। उनके मुताबिक अब जल्द ही अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिलहाल अध्यक्ष चुने जाने तक फारूक पार्टी चीफ बने रहेंगे। इससे पहले पिछले शनिवार को फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के नूरबाग इलाके में कुछ स्थानीय लोगों ने घेर लिया था। डॉक्टर अब्दुल्ला यहां एक परिवार से मुलाकात करके लौट रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने अब्दुल्ला को परेशान करना शुरू कर दिया था। उस शख्स ने फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी पर हमला भी किया था। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा कर रहे अधिकारियों ने उस व्यक्ति को रोका और चेतावनी देकर छोड़ दिया। स्थानीय पुलिस ने भी हंगामा कर रहे शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। वैसे राज्य में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सौंप देना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को चुनाव होगा, जिसमें तय हो जाएगा कि पार्टी की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। जम्मू कश्मीर में एनसी बदलाव के दौर से गुजर रही है, तो उधर मोदी सरकार में हो रहे बदलाव से कर्मचारी खुश नहीं है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार धीरे धीरे निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे सरकारी कर्मचारी सरकार से खफा हैं और सरकार से फैसला बदलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट गया है और अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी 19 नवंबर यानी कल हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में 2 दिन तक आपके बैंक का काम बाधित हो सकता है, क्योंकि 19 नवंबर को शनिवार है और 20 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हड़ताल की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि बैंक को AIBEA का नोटिस मिला है। एसोसिएशन के सदस्यों ने 19 नवंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने बैंकों के प्राइवेट किए जाने के खिलाफ और बैंक कर्मियों की सुरक्षा सहित अपनी मांगों को लेकर 1 दिन की हड़ताल करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि मोदी राज में निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का तो यहाँ तक आरोप है कि मोदी सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने और उनकी जेबें भरने के लिए सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। हालांकि सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज करती है और विपक्ष की मांगों को अनसुना करती है, लेकिन अब कर्मचारी भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसलिए बैंक कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की गुहार को सुनती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी निजी सैटेलाइट लॉन्च की। स्पेस प्राइवेट सेक्टर में आज इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट ने इतिहास रच दिया है। देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया। इस रॉकेट को स्कूल रूट एरोस्पेस के जरिए बनाया गया है। इसका नाम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। तो क्या है विक्रम एस की खासियत और कैसे बढ़ी भारत की ताकत, देखिए इस रिपोर्ट में। इसरो लगातार इतिहास रच भारत को तरक्की की राह पर ले जा रहा है और आज इसी क्षेत्र में इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट ने मिलकर निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया। इस मिशन के साथ ही हैदराबाद स्थित स्काई रूट एयर स्पेस ने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी स्पेस कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। साल 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोले गए थे। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि सरकार चाहती है कि छोटे मिशन का भार जो इसरो पर रहा है वो अब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी में उन्हें दिया जाए, ताकि इसरो से छोटे मिशन का लोड कम हो जाए और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो बड़े बड़े मिशन पर फोकस कर सके। इसके साथ ही भारत में कमर्शियल मार्केट भी बढ़ेगा और साथ ही इसरो को अपने बड़े मिशन पर काम करने का वक्त मिल पाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये वास्तव में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की यात्रा की एक
नई शुरुआत, एक नई सुबह और एक नई पहल है। ये भारत के लिए अपने स्वयं के रॉकेट विकसित करने और भारत के स्टार्टअप आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इन स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने कहा कि मिशन प्रारंभ के सफल समापन की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अब इस रॉकेट की खासियत पर नजर डालें तो विक्रम एस सिंगल सॉलिड स्टेज रॉकेट है, जो कि सब ऑर्बिट यानी उप कक्षीय लॉन्च व्हीकल है। इस स्काई रूट के विक्रम सीरीज के रॉकेट्स का हिस्सा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने रॉकेट का नाम विक्रम रखा है, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।